आदाब नाजरीन, करियर काउंसलिंग का एक और नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे इस एपिसोड के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में नौजवानों की एक बड़ी तादाद बार बार हमें ये पैगाम भेजकर उन्हें बुलाने की अपील कर रही थी। नौजवानों में करियर काउंसलिंग की हैसियत से शोहरत याफ्ता शख्सियत जिन्होंने करियर काउंसलिंग के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपना इदारा करियर केयर पॉइंट के नाम से कायम किया हुआ है, जिसके ज़रिए उन्होंने हज़ारों नौजवानों के साथ साथ 3000 से ज़्यादा स्कूलों के 4000 से ज़्यादा असातिज़ा की ट्रेनिंग भी की है। 40-42 वर्षों से करियर काउंसलिंग की फील्ड में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले मशहूर करियर काउंसलर DS परमार साहब आज हमारे इस खास एपिसोड के इंतहाई खास मेहमान हैं। DS परमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद आपका। DS परमार साहब, सबसे पहला और सीधा सवाल तो यही है कि आखिर करियर काउंसलिंग ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सवाल तो बड़ा आसान है जी, लेकिन इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि बगैर काउंसलिंग के आप रास्ता चुन ही नहीं सकते। जी, जो कैरियर आप सोचते हैं कि आपने चुना है, बगैर करियर काउंसलिंग के आप 100% श्योर होकर ये नहीं कह सकते कि वो आपने ठीक चुना भी है या नहीं चुना है। जी, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग का मतलब है कि कैरियर काउंसलर आपको एक प्रोसेस के माध्यम से आपकी हेल्प करता है जी, कैरियर चूज करने में, कैरियर को के लिए अपनी पूरी तैयारी करने में और उसकी एंट्री करने में और कैरियर में प्रोग्रेस करने में। जी, इतनी सारी मदों के ऊपर, इतनी सारी स्टेजेस में एक ट्रू जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो कैरियर काउंसलर आपको मदद करता है। तो जी, बताइए, हर किसी की लाइफ में जी, कैरियर काउंसलिंग जरूरी हुई ना? बिल्कुल। DS परमार साहब, किस उम्र से काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है या होनी चाहिए? क्या बचपन से ही या 10वीं 12वीं पास करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और सुनने वालों के लिए तो बेहद ही ये जरूरी भी है। जी, कैरियर काउंसलिंग का मतलब, वैसे तो काउंसलिंग बहुत तरह की होती है। जब जी, हम इसके काउंसलिंग के साथ कैरियर जोड़ देते हैं हम्म, तो इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि हमें कैरियर की डेवलपमेंट के लिए हमें ये प्रोसेस कब से शुरू करनी चाहिए। हम्म, और वो सही समय है जब एक बच्चा 10वीं में हुआ है या पढ़ रहा है या 10वीं उसने पास कर ली है। और उसका भी कारण है, उसका कारण है कि एज के साथ बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट होती है। पहली डेवलपमेंट 5 से 9 साल की, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये 10 साल की, जिसमें उसके जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है 13 से 15 साल तक, जिसमें कि ये जो स्पेसिफिक फैक्टर इससे पहले वाली स्टेज में डेवलप हुए थे उनकी ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है। और जब एक बच्चा 16 साल का होता है तो वो क्रिस्टल क्लियर अलग अलग एबिलिटीज में बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। ये हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, रिसर्च हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हैं, उनसे ये सिद्ध हुआ है। उसके ऊपर मैं ये आपको बात कह रहा हूँ। परमार साहब, एक स्टूडेंट के करियर काउंसलिंग में पेरेंट्स, वालिदैन, माता पिता का क्या रोल होना चाहिए? वैसे तो हर कोई या पेरेंट्स होता है या बच्चा होता है, और मैं ये कहूँ जो नॉलेज होता है और जो वेल विशर पेरेंट्स भी बच्चे भी होते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता। और ये बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं पेरेंट्स बच्चे के बारे में, और वो बड़ी दूर तक इफेक्ट डालता है। लेकिन देखने वाली बात है कि उनका जो रोल है वो सही ढंग से वो पूरा करें, इसके लिए उन्हें बहुत कुछ आना चाहिए। ये एक ऐसी स्किल है, ये एक ऐसा एरिया ऑफ नॉलेज है। पेरेंट्स वेल विशर तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे या बेटी की मदद कैसे करनी है ये जरूर नहीं कि उनको आता भी हो। कहने का मतलब है कि ये उनका एरिया नहीं है कि वो कैरियर काउंसलिंग में किस तरह से क्या रोल प्ले करें।
जी। उन्हें सबसे पहले यही करना चाहिए कि अपना उनका जो भी वार्ड है, बेटा या बेटी है, जी। वो जब भी 10वीं में हो जाता है वो अपने बच्चे को लेकर एक अच्छे कैरियर काउंसलर के पास लेकर जाए और उसको कहे कि आप इसकी हेल्प करिए और ये जानिए कि ये बेस्ट क्या क्या बन सकता है। जी। इतना करना बहुत ही जरूरी है और इसी से उसकी पहली ड्यूटी पूरी होती है। परमार साहब, एक जहन में सवाल और इस वक्त मेरे आ रहा है, और आमतौर से लोग पूछते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है 3 से 4 साल की उम्र के जैसे क्रॉस करता है, नर्सरी की तक पहुंचता है, उसके बाद से वालिदैन अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो वो अपने हिसाब से देख लेते हैं क्या किस फील्ड में स्कोप है, उसी हिसाब से उसका जहन बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश करते हैं बच्चे की, इससे पहले कि बाद में वो बड़ा होकर अपना जहन बनाए, उसकी अपनी दिलचस्पी पैदा हो। वालिदैन या माता पिता अपनी दिलचस्पी के हिसाब से उसको, उसके मेंटल को, जहन को बनाते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जी। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हर पेरेंट्स की बच्चे के लिए एक एस्पिरेशंस होती है कि व्हाट ही इंटेंस टू मेक ए चाइल्ड। जी। उस इंटेंशंस में जो वास्तविकता है वो 50% भी नहीं होती। और आज बच्चा 3 साल का है, कैरियर की उसको जरूरत पड़ेगी 15-20 साल के बाद, तो इससे पहले कोई प्रोफेसी थोड़ी की जा सकती है। नहीं। इसलिए बच्चा अगर जनरल मेंटल डेवलपमेंट उसकी अच्छी है तो बच्चा कैच जल्दी करता है चीजों को। जी। लेकिन वो किस कैरियर में कैसा रहेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। परमार साहब, अब बच्चों से निकलकर बड़ों की बात करते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां रखकर भी आज नौजवान परेशान है। क्या सिर्फ क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर करियर बना सकते हैं? ये मैं कहूँगा कि बहुत वाजिब सवाल है आपका। जी। देखिए, क्वालिफिकेशन आज के दिन जी एक मार्केट का प्रोडक्ट है। अच्छा। मार्केट में उसी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है जी। जो किसी के काम आता हो। अच्छा। आप खुद भी कोई चीज लेना चाहेंगे तो जो चीज जिसके रेट अच्छे नहीं होंगे, देखने में बहुत अच्छी होगी और आपको पसंद भी आएगी और वो EMI में मिल जाए तो और भी अच्छा। जी। बिल्कुल, क्वालिफिकेशन भी आज ऐसी ही हो गई है। और बड़ी बात यह है कि जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है जी। वो बहुत तेजी से बदल रही है। अब टेक्नोलॉजी इजराइल हो चाहे कोई अरबियन कंट्री हो चाहे रूस हो, कोई भी हो, आज डेवलपमेंट वहाँ होती है, कल को वो सबको बेचने के लिए तैयार होता है। जी। लोगों की पसंद बहुत तेजी से बदल रही है, आमदनी के साधन बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इसलिए बच्चों को आज मुश्किल आ रही है कि आखिरकार वो कौन से रोजगार के अवसर हैं और वो उनके लिए कौन सी ट्रेनिंग और एजुकेशन चाहिए जिससे कि वो फटाफट लग जाए। आज मैं बीटेक करने लगता हूँ, मुझे 5 साल के बाद क्या सीन होगा मुझे नहीं पता। सही। इसलिए लगातार कैरियर काउंसलर से मिलकर रहना, अपना फंड ऑफ कैरियर इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। परमार साहब, गांव देहात में आजकल ये रिवाज है कि बच्चा जैसे ही 10वीं पास करता है उसके बाद शहरों की तरफ उन्हें भेज दिया जाता है ताकि वो नीट JEE वगैरह की तैयारी करे या किसी और फील्ड की तैयारी करे। स्टूडेंट्स के सामने क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो क्या कर सकता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो टीचर होते हैं सीधे साधे और वो सीधे साधे शहर का रास्ता बता देते हैं। इस ट्रेंड को आप किस तरह से देखते हैं? क्या गांव देहात की जो आबादी है नौजवानों की, जो किसी अच्छे फील्ड में जाकर के अच्छा करियर बना सकती है, उस आबादी को बर्बाद नहीं किया जा रहा इस सीधे साधे असातिज़ा की तरफ से, टीचर्स की तरफ से? देखिए, कोई भी जैसे कि चमकता सितारा होता है, कोई भी चमकती हुई चीज होती है, उसकी तरफ सभी अट्रैक्ट होते हैं। सही। अब इसमें नीट और JEE का कोई कसूर नहीं है। हर पेरेंट्स की एस्पिरेशंस अपने बच्चे के लिए बहुत ऊंची होती है जी। और आप मेरी इस बात से भी हमराय होंगे कि कई बार पेरेंट्स बच्चे की तो बेचारे की चलती ही नहीं, वो रियलिटी को भी मैं कहता हूँ कि इग्नोर करते हैं। जी। वो कहते हैं कि फलाने का बच्चा ये कर सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता।
हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, अब पेरेंट्स लेके आते हैं जी। जिन्होंने कि 2.5 साल तक तैयारी की और जब एग्जाम के 6 महीने रह गए तब उसने कहा कि मैं तो एग्जाम ही नहीं दूंगा। अच्छा। बताइए क्या गुजरती होगी उनके ऊपर इतना पैसा लगाने के बाद। और जब ऐसे बच्चों की असेसमेंट होती है एबिलिटीज की, तो वो न जाने किसी और दूसरे फील्ड के लिए टॉपर होते हैं। जी। लेकिन जो बिना जाने समझे वो जिस फील्ड के लिए गए वहां उनकी कोई भी खास पोजीशन नहीं है। इसलिए एक भेड़ चाल की तरह या पड़ोसी या दूसरे को देखकर अपने डिसीजन भी लेना, मैं तो कहूंगा कि कहीं से भी समझदारी नहीं है। उसकी देखिए कैरियर काउंसलिंग एक ऐसे मुद्दे पे बेस करती है कि देयर आर नो टू इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन दिस वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन एबिलिटीज। एक क्लास में 25 बच्चे हैं, सबके अलग अलग नंबर आते हैं। हम हैं हमारे किसी सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स आते हैं, किसी में कुछ आते हैं। और अगर 1000 लोगों में से अगर आप हाथ खड़े करवा कर देखें कि किसकी इन्फॉर्म्ड चॉइस है जो कुछ वो आज कर रहा है जी, और कौन सी उसकी बाई चांस है, तो मैं कहूंगा कि 95% कहेंगे कि ये बाई चांस ही है। तो नहीं जाने ऐसे कितने सारे अवसर उससे चूक गए जी, जो कि अगर वो वहां जाता तो पैसा शायद चाहे उसे थोड़ा मिलता, लेकिन वो जिंदगी में आनंद तो बहुत लेता। इसलिए ये एक ऐसी कैंपेन है, मैं आपके टीवी को धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा विषय आपने चुना है। और मैं तो ये भी आपको एक नंबर निवेदन करूंगा कि इसको एक रेगुलर बनाइए आप। आई एम रेडी टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद योर एस्टीम्ड टीवी चैनल। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम काफ़ी अभी बहुत हाल ही में मैंने शुरू किया, 5-6 एपिसोड ही हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद ही नौजवानों के जो मुतालबात, डिमांड्स बढ़े हैं, सवालात बहुत ज़्यादा आने लगे, नाम भी आने लगे, और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो इस तरह की चीज़ों को चाह रही है। हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही मकबूल हो रहा है। परमार साहब, एक सवाल आपके जवाब से मुझे जहन में आया जब आपने चमकते सितारे की बात की कि समाज में, सोसाइटी में जो हम देखते हैं कि चमकते सितारे की तरफ हर कोई दौड़ना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है, उसकी तरफ जाना चाहता है। हमने देखा है पिछले एक दहाई में 10 से 15 सालों में हमने देखा है गांव देहात की ज़िंदगी में कि वहाँ एक होड़ चली या भेड़ चाल चलने की कोशिश की इंजीनियरिंग के फील्ड में। इंजीनियरिंग के फील्ड में हर तीसरा बच्चा, हर दूसरा बच्चा जाना चाहे, हर दूसरा पेरेंट्स अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाह रहा था। नतीजे में आज ये हुआ कि आज इंजीनियर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, और उस पर बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो बीटेक किए हुए हैं उनकी जगह डिप्लोमा किए हुए इंजीनियर ले रहे हैं। चूँकि जो एम्प्लॉयमेंट है या मैन पावर की जो बात है, आजकल कंपनियां जो मार्केट में चल रही हैं, कंपनियां कम पैसे में ज़्यादा मैन पावर के तौर पर काम करा रही है अपनी। ऐसे में ये जो बदलाव आया है, जिस चमकते सितारे की बात कर रहे थे, क्या ये अपने आप में सोसाइटी के हिसाब से या फिर करियर के हिसाब से सही है? देखिए, जैसे कि हमने पहले और कैरियर प्लानिंग सब प्रोडक्ट हैं, वही प्रोडक्ट चलेगा जिसकी की डिमांड होगी। इसमें ना किसी सिफारिश ने काम करना है, ना गवर्नमेंट के किसी कानून ने काम करना है। जो आप बात कर रहे हैं कि इतने इंजीनियर हो गए, आपको हैरानगी होगी कि जितने बच्चे पास होते हैं उसके 35% बच्चे ही एम्प्लॉयबल होते हैं जी। और इसके आगे हम चले तो हम कहेंगे कि जो प्लेसमेंट होती है वो सिर्फ 15% लोगों की होती है जी। इसलिए एम्प्लॉयबल होना और एम्प्लॉयड होना दोनों अलग अलग बातें हैं जी। और एक बात मैं और ऐड कर दूं यहाँ पर कि ये जो कैरियर काउंसलिंग है ये इंडिविजुअल मामला है। अच्छा, हाँ। ये क्रॉस क्वेश्चनिंग होना या इससे पब्लिसिटी तो मिलती है चीजों की कि ये एक काम की चीज है और हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। और दूसरा कि गाइडेंस का बड़ा एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे पास जो भी बच्चा आता है, चाहे वो 35% नंबर लेने वाला हो, चाहे वो 90% लेने वाला हो, अगर हम उसे वो कैरियर पाथ दिखा देते हैं जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो वो कैरियर काउंसलिंग है जी। और आज इस अजम्पशंस के ऊपर कैरियर काउंसलर काम करते हैं कि हमारे यहाँ इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है जी। बिल्कुल भी कमी नहीं है। कमी है तो इस बात की कि हमें उसका पता नहीं है।
अच्छा। आपको तो पता ही है कि आज से 8 साल पहले दो बंधुओं को इस बात के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने सिद्ध किया था कि एम्प्लॉयर को ये नहीं पता कि उसको जो मैन पावर चाहिए वो कहाँ अवेलेबल है, और जो यूथ है उसको ये नहीं पता कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है। जी। बड़ा सीधा सवाल है, लेकिन ये सवाल इतना हमें प्रेरित कर रहा है कि हमें नहीं देना चाहिए। हमारे पास ना अच्छे ड्राइवर हैं, ना अच्छे कुक हैं, ना इवन अच्छे गार्डनर हैं हमारे पास। आप विदेशों में जाएंगे, गार्डनर आपको 50 तरह के मिल जाएंगे जो कि छोटे छोटे काम एज ए स्पेशलिस्ट करते हैं। विदेशों में इतना रोजगार भरा पड़ा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, बताने वाला नहीं है कोई भी। जी। तो मैं तो आह्वान करूंगा कि एक आप स्पेशल सेल बना लीजिए और देखिए यूथ आपको कितना पसंद करता है और ये देश कितना पसंद करता है। धन्यवाद, मैंने समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया शायद। नहीं, वो समय की बात नहीं। हम ये भी करते हैं बीच बीच में, जब हमारा एपिसोड होता है तो हम इस बीच में एक हफ्ते में क्या कुछ सरकारी नौकरियां कहाँ से निकली उस पर भी एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। परमार साहब, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि स्पेशलाइजेशन के इस दौर में करियर बनाना कितना आसान और कितना मुश्किल है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि कैरियर बनाना जितना आसान और जितना मुश्किल आज के दौर में है, शायद इतना कभी भी नहीं रहा। पहले 4 क्लास पास तहसीलदार बन जाता था जी। आज डबल पीएचडी को कोई डायरी डिस्पैच पे नहीं रखना चाहता। जी। एक कंप्यूटर साइंस का बंदा को 2 लाख रुपए पर महीने के बेस पे भी रखा जाता है और उसी को कोई 5,000 में भी रखने के लिए तैयार नहीं। क्यों हम भेड़ चाल में फंसे हुए हैं? क्यों हमने अपनी थिंकिंग को अनरियलिस्टिक बना दिया है? जरूरत है आज एक प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करने की स्टूडेंट्स में, सही समय पे। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी, बहुत ठीक कहा है उसमें। 6वीं से ही उसके अंदर योग्यताएं डालनी शुरू करेंगे जो कि एक्चुअल में वो काम करना चाहता है। कि 6वीं में होगा तो ये काम आने चाहिए आपको, जब 7वीं में होंगे तो ये आप में स्किल आ जानी चाहिए, और 9वीं से 12वीं तो 100% वोकेशनलाइजेशन कर ही दिया है। परमार साहब, एक बोर्ड खत्म कर दिया है जी, नंबरों का वैल्यू खत्म कर दी है। परमार साहब, एक सवाल और मेरे जहन में ये आ रहा है कि एक आदमी अपना करियर के बारे में टारगेट सेट करता है, इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद फील्ड में उतर जाना है, लेकिन अपने करियर के इस पॉइंट पर आकर के, इंजीनियरिंग के इस पॉइंट पर आकर के वो अपने मकसद में या मिशन में नाकाम हो जाता है। एक करियर से दूसरे करियर में जंप करना हो, ये किस तरह से मुश्किल है और किस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं इस पे कहना चाहूंगा कि आईएएस का जो लिए तैयारी करते हैं ना जी, उन्हें ये पता होना चाहिए कि 6,000 पोस्टों के लिए 6 लाख लोग बाग एप्लीकेशन देते हैं। तो बाकी लोगों को प्लान बी सी डी वो भी बनाकर रखनी चाहिए, और उसे यूं हो कि मैं ये नहीं करूंगा तो मैं ये कर लूंगा, मुझे इसका भी पता है, मुझे इसका भी पता है। ये कौन बताए? स्कूल में कैरियर काउंसलिंग आपको पता है जीरो है। जी जी बिल्कुल। प्राइवेट कैरियर काउंसलर्स है नहीं, कुछ है, उन्हें मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। ये इतना मुश्किल काम है और इतना सिंसियरिटी भरा काम है ये कि जो काउंसलर कहेगा पेरेंट्स ने तो वही मान लेनी है। उनको क्या पता मैं क्या बता रहा हूँ जी। तो मेरी इंटीग्रेटेड वो बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए जी। और 1 साल के अंदर एक कैरियर काउंसलर 25 बच्चों को भी गाइड कर देता है तो मैं कहूंगा कि उसका 500% टारगेट पूरा हो गया जी जी। हमारे देश में कम से कम 5 लाख कैरियर काउंसलर्स की जो कि वेल ट्रेंड हो, उसकी जरूरत जी। बिल्कुल। परमार साहब, आने वाले दिनों में करियर बनाने के अपॉर्चुनिटीज़ किस फील्ड में ज़्यादा हो सकते हैं? आप मार्केट का मूड जानते हैं, फील्ड का मूड जानते हैं, आने वाले कल में क्या किस फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौके हो सकते हैं? शायद इससे ये बात बतानी ज़्यादा आसान है कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। तो क्योंकि आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी, ये सब कुछ खत्म करने जा रही है। जो मशीन आई थी, एक रिपोर्ट आई थी कि आने वाले 2022 तक के तकरीबन 3 मिलियन एम्प्लॉय ख़त्म कर दिया जाएगा। ये टेलीकॉम के या आईटी के सेक्टर से 3 मिलियन नौकरी ख़त्म होने वाली है आने वाले 1.5 साल में। ये आई थी रिपोर्ट पिछले दिनों। हाँ, और फिर देखिए जो मजदूरों का काम था जेसीबी ने खत्म कर दिया है।
कर दिया है ना। और बिल्कुल। इसी प्रकार जो फैक्ट्रियों में बहुत आंच के पास, गर्मी के पास ह्यूमन बीइंग काम कर ही नहीं सकता, वहां रोबोट काम कर रहे हैं और उनकी सीमा ही नहीं है कि कितना काम कर लेंगे। सही। तो ये अब ये सारी चीजें हमें अपने आप को तैयार करनी पड़ेंगी और ये ब्रांचेज इंजीनियरिंग की हैं और ये ऑलरेडी इनके अंदर स्पेशलाइजेशन खासतौर पर आईआईटी में हो गया है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप पहले आईआईटी करें और फिर ये लें। अब इनका जो डाटा साइंस है या कोडिंग है, जो लेवल 3 और लेवल 2 है, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि जो ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट है उसका अवसर बिल्कुल भी ना जाने दें। अच्छा, 5 दिन के कोर्स हैं, 10 दिन के कोर्स हैं। जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो कि बाहर नहीं जा सकती, वो घर पे बैठकर ही इस तरह की कोर्स करें और घर से ही काम कर सकेंगे वो। मैं तो इतना होपफुल हूं कि अगर बच्चों को सही गाइडेंस दी जाए तो वो बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ के पास ही जी। एक लड़के ने शू ड्राई क्लीनिंग की एक उद्योग खोला है और अच्छा। उसका बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सोचिए कभी किसी ने सोचा था कोई जूतों की भी जो न ड्राई क्लीनिंग करेगा? वो रिपेयर भी करता है और ड्राइविंग करता है, घर से लेके जाता है और घर पे ही डिलीवरी देता है। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आउट ऑफ बॉक्स जाने की जरूरत है और नंबरों के ऊपर हमें विश्वास अपना खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि जो बच्चों के 8वीं 10वीं में नंबर आते हैं, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत फैक्ट साइकोलॉजिकल, वो सिर्फ ही मैथ और जो वर्बल एबिलिटी है, सिर्फ उसके बेस पे ही नंबर आते हैं उनके। अगर ये 2 सब्जेक्ट किसी को नहीं आते तो वो दूसरे सब्जेक्ट में भी बहुत कम नंबर लेगा और उसको पास करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। और एबिलिटी हमारी 9 तरह की होती है स्कूलों में, जबकि 2-3 एबिलिटी ही जाहिर होती हैं। और जब हम काम करते हैं तो वो 9 की 9 एबिलिटी यूज होती हैं। अगर उनका हमें पता चल जाए तो उनसे रिलेटेड कोरस्पॉन्डिंग कैरियर्स जो है वो हम समय के ऊपर एक्सप्लोर करना, स्टडी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो अभी केंद्रीय सरकार ने बहुत सारा पैसा स्टेट्स को देना शुरू किया है गवर्नमेंट स्कूलों में खास तौर पर, कि हर 9वीं से 12वीं वाले बच्चे को एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट्स के बेस के ऊपर काउंसलिंग दी जाए। 3 साल से पैसा जा रहा है लेकिन काम कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। अभी अभी हमने भी पंजाब के 4000 टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। अच्छा। तो वो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था कि सर चाहे हमें एक भी पैसा फालतू ना मिले और चाहे हमें खाली पीरियड में ये काम करना पड़े, हम बच्चों की भली मानियत के लिए ये काम करेंगे, हमें तो खुशी इसी से मिलेगी। जी जी जी। तो किसी को भी इस काम के लिए लगा लीजिए, हर कोई तैयार है और जिनको जरूरत है वो तो आप पूछिए ना, आपको क्या क्या देने के लिए तैयार है। परमार साहब, अपने करियर का सिलेक्शन किस बुनियाद पर करना चाहिए? अपनी दिलचस्पी या माँ बाप की पसंद या समाज में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बुनियाद पर, या फिर स्कोप को देखकर करियर का सिलेक्शन करना चाहिए? सर बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। अगर ये सवाल आप ना करते तो मैं कहूँगा कि 50% से ज़्यादा हम जो हमें कहना चाहिए था वो नहीं कह सके। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट नाइस क्वेश्चन। देखिए, सबसे जरूरी है सफलता मिलना, और सफलता किस चीज से मिलती है? हमारी एबिलिटीज या एप्टीट्यूड से। ये एबिलिटीज या एप्टीट्यूड क्या होते हैं ये मैं एक लाइन में बता देता हूँ। एबिलिटी जो है ये एक एंड्योरेंस है, एक हमारे दिमाग की खासियत है जो कि हमारी लर्निंग और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। दूसरा, ये हमारा है कोग्निटिव फैक्टर, जिसको हम रीजनिंग का या आप कह सकते हैं कि जस्टिफिकेशंस का है। दूसरे सारे फैक्टर नॉन कोग्निटिव है, रीजनिंग बेस्ड नहीं है। से आपका इंटरेस्ट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, आपकी एडजस्टमेंट, ये सारे के सारे फैक्टर्स डेवलप हो सकते हैं। पहले वाला जो मैंने एबिलिटी बताया वो नहीं हो सकता एक को छोड़कर, वो भी थोड़ा सा। अच्छा। तो इनकी पहचान करना। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं, कहते जी है तो लेकिन पढ़ता ही नहीं।
उसकी सप्लरिटी जो है वो उसके अनुसार उसमें स्टडी मेथड नहीं अपनाएंगे या उसके अंदर एफर्ट करने की मोटिवेट करने की कुछ अच्छा। सर मैं आपको बताऊं कि आज इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। आपको हैरानगी वाली ये बात लगेगी और उनके लिए ये दिल खुश करने वाली बात है जिनके कि 40-50% से ऊपर नंबर नहीं आते। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इंटेलिजेंस की। व्हेन इंटेलिजेंस इज अवेलेबल फॉर द सेक ऑफ मनी, व्हाई वी शुड रिपेंट कि हमें ये नहीं आता, ये वो नहीं आता। हमने तो ये देखना कि आपको आता क्या है। अगर आपको दुआ सलाम अच्छे ढंग से करनी आती है ना, किसी का दूसरे का दुख दर्द बांटने के लिए आपके पास सही शब्द है ना, तो आपसे जैसा प्रिय और कोई नहीं हो सकता। हर आदमी को सिंसियर और पंचुअल बंदे की जरूरत है। इंटेलिजेंस है, ठीक है। परमार साहब, एक स्टूडेंट की जर्नलिज्म या किसी और सब्जेक्ट में दिलचस्पी है, लेकिन उसे मालूम है कि इस फील्ड में अगर जाएंगे तो आगे फाइनेंशियल मजबूती हासिल करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, लंबा समय लगेगा, इसलिए किसी और फील्ड में जाना चाहिए। इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया जा सकता है? कंक्लूजन को दूर करना तो ये सवाल का पार्ट मैं कहूँगा कि हमें ये बात ये कहनी चाहिए कि मैं आपको पॉजिटिव वे में ये बात कहता हूँ कि ये कैसे कहनी चाहिए जी। और जर्नलिज्म के बारे में भी मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि जर्नलिज्म मीन्स यू हैव गुड स्ट्रेंथ ऑफ वर्बल एबिलिटी जी। और वर्बल एबिलिटी जिसमें जर्नलिज्म करने की वर्बल एबिलिटी है ना, मैं कहता हूं कि अगर उसका समय के ऊपर ठीक एटीट्यूड और ठीक कैरियर डेवलपमेंट उसकी हुई होती तो वो आईएएस बना हुआ होता जी। सही कह रहे हैं। और वो बहुत अच्छा कंटेंट राइटर होता और उसके पास हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती। और न जाने, मैं कहता हूं कि 50 ऑप्शन हैं जिनकी की वर्बल एबिलिटी अच्छी है, वो क्या निकालना है उसमें जर्नलिज्म में। अगर उसे लगता है कि इसमें पैसे नहीं है और पैसे नहीं है तो मेरी अच्छी लाइफ नहीं बन सकती। ट्राई टू नो अदर ऑप्शंस व्हिच आर वेरी मच अवेलेबल। आप जर्मन सीख लीजिए, फ्रेंच सीख लीजिए, इंग्लिश के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आप 2-1 लाख रुपए तो घर बैठे आपको पास जो है ना कोचिंग के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अच्छा परमार साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और ये सवाल हम जैसे लोगों के लिए है जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, और हम जैसे लोग जब ख्वाब देखते हैं अपने करियर को लेकर तो उनके ख्वाब के बीच में ये फाइनेंशियल कमी जो होती है ये एक बड़ी रुकावट बन जाती है। इस रुकावट को कैसे दूर की जा सकती है अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए? देखिए, सवाल तो बहुत बड़ी है और आमतौर पर इस तरह का सवाल लड़कियां बहुत पूछती हैं। अभी 27 मिडिल क्लास का सवाल है, मिडिल क्लास के नौजवानों का सवाल है। अभी एक लड़की ने पूछा था कि सर मैं कमर्शियल पायलट बनना चाहती हूँ, और जब उसे बताया गया कि इंडिया में तो 70 लाख आपको खर्च करने पड़ेंगे तो कहते जी मेरे घर वाले तो मेरे को गांव से बाहर नहीं भेजते। तो मैं ये कहूंगा कि अगर एक बच्चे में आपने नीड अचीवमेंट, इस मोटिवेशन को हम नीड अचीवमेंट कहते हैं, एन अचीवमेंट, इसका मतलब है कि उसमें एक ऐसी फायर जगा देना टू डू गुड। उस बंदे का बिहेवियर भी अच्छा होगा, वो पंक्चुअल भी होगा, वो चीज भूलेगा भी नहीं जी, और उसके अंदर पेशेंस भी बहुत होगी, और वो हमेशा ही नए नए ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स ढूंढेगा जी। पैसा तो मैं आज कहूंगा कि पैसा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीमें हैं और वैसे भी कभी कमी नहीं रही। परमार साहब, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे चूंकि वक्त कम है और शॉर्टकट में जवाब दीजिएगा। क्या करियर बनाने का कोई आसान और शॉर्टकट फार्मूला है जिसको आजकल के नौजवान तलाश रहे हैं? ये है कि जो करना है जल्दी से भी आप स्कूल में 5-6 आए, जो करना है बेस्ट करना है, दूसरे से बेटर करना है जी। और मुझे नहीं आता तो मैं वो रिसोर्सेज ढूंढूंगा जहां से कि मैं इसको पता कर सकूं, बस। चलिए, बहुत बहुत कोई प्रॉब्लम जी जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं उसके सामने नहीं आती।
ओके 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 DS परमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इन तमाम कीमती बातों के लिए और कीमती वक्त आपने जो दिया है। इन तमाम आपकी कीमती बातों से हम उम्मीद करते हैं कि तमाम नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें राहत मिलेगी जो अपने करियर को लेकर दिन रात बेचैनी के शिकार रहते हैं। अब उनके जहनी परेशानी में कुछ हद तक इस एपिसोड से इफाका होगा और वह सही समत में अपना करियर बनाने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे। करियर केयर पॉइंट के फाउंडर DS परमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ इस हफ्ते का ये एपिसोड ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त देंगे इस उम्मीद के साथ कि आपने जिस तरह पहले हमारे इस प्रोग्राम को मोहब्बतों से नवाजा है और जिस तरह से इससे इस्तिफ़ादा किया है, आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।